तो लास्ट वीडियोस में हमने कवर किया था शेयर चैप्टर्स के हमने 4 टॉपिक्स करके उस चैप्टर को फिनिश किया था। आज का जो हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स इज एज इट इज, जैसे आपने शेयर चैप्टर पढ़ा है, इसमें आपको 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं। दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन कैश कंसिडरेशन, मतलब आपने सामान खरीदा और सामान खरीदने के बाद आपने पैसे न देकर उनको क्या इशू किए हैं, डिबेंचर्स दिए। जैसे उस चैप्टर में था, आपने सामान खरीदा और सामान खरीद के पैसे न देके आपने शेयर इशू किए थे, सेम एंट्रीज रहेंगी, माइनर चेंज होगा, वो क्या होता है वो हम भी पढ़ेंगे। इशू ऑफ डिबेंचर्स इन लमसम मतलब है जब आप पूरा का पूरा, जैसे हमने पढ़ा था, जैसे 4 कॉल्स थी ना शेयर्स में, सर एप्लीकेशन थी, अलॉटमेंट थी, फर्स्ट कॉल थी और सेकंड कॉल थी। वैसे ही यहां पर भी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल होगी। बट अगर पूरा पैसा एक बार में आ रहा है तो आप सिर्फ 2 एंट्री पास करोगे, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट। जैसे अब मान लो शेयर्स वाली एंट्री है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, then share application and allotment account debit to share capital। फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल की पास करनी ही नहीं पड़ती, मतलब 2 एंट्री में डिबेंचर खत्म हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड लमसम। यहाँ पे मतलब इंस्टॉलमेंट मतलब सर दीज ऑल आर द इंस्टॉलमेंट। आप एप्लीकेशन पास करोगे, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल, ये 2 केसेस हो गए। थर्ड, इशू ऑफ डिबेंचर्स अलोंग विद द टर्म्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, क्योंकि अभी एज पर सीबीएसई आपका रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर तो सिलेबस से डिलीटेड है, बट आपको रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की कुछ बेसिक एंट्रीज पढ़नी है। देयर आर हाउ मेनी केसेस, 6 केसेस आर देयर जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, इसको हम कवर करेंगे। देन इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी, जब आप बैंक से लोन लेने जाते हो तो वहां पे डिबेंचर्स गिरवी रखकर भी आप लोन मांग सकते हो। उसमें हम इसका अकाउंटिंग कैसे शो अप करेंगे वो हम पढ़ेंगे। एंड द लास्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, आ रहा है सिलेबस में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। आपको पता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हम लोग साल में 2 बार देते हैं, यानी 6 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स, 6 महीने पे आप अपने डिबेंचर होल्डर को क्या पे करते हो, इंटरेस्ट पे करते हो, यानी सेमेस्टर वाइज, एक 6 महीने बाद, फिर एक 6 महीने बाद, साल में 2 बार। तो आपको इस चैप्टर में कुल मिला के ये 5 केसेस पढ़ने हैं, 1 2 3 4 5। आज हम लोग कवर करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन कैश का मतलब, इसका न्यूमेरिकल, और डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है। इजी, ठीक है, इसका फोटो क्लिक कर लो जल्दी से। ठीक है, नाउ सबसे पहले आप डिबेंचर्स का मतलब समझिएगा। डिबेंचर्स का मतलब क्या है? डिबेंचर्स को बच्चों हम लोग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कहते हैं। डिबेंचर्स हमारे काइंड ऑफ क्या है, क्रेडिटर्स ही हैं, बट दे आर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। क्या है हमारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। आपने पैसा मांगा है लंबे समय के लिए, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए उधार पे, 1 साल के लिए नहीं। अगर 1 साल के लिए होता तो ये आपका लॉन्ग टर्म नहीं होता, ये क्या बोलता था, करंट लायबिलिटी कहलाता है कि नहीं है। जैसे मान लो दिस इज दी कंपनी, ये आपकी कंपनी है, ठीक है, मान लो, और कंपनी को पैसा चाहिए, तो कंपनी पैसे के लिए किससे मांग रही है, पब्लिक से पैसा मांग रही है, ठीक है, ये आपकी पब्लिक है, ठीक है, और कंपनी को पैसे की जरूरत है, तो कंपनी बोल रही है हमको ना 20 लाख रुपए की जरूरत है, तो पब्लिक बोल रही है ठीक है, हम आपको कितने रुपए दे देंगे, 20 लाख दे देंगे, ठीक है। तो कंपनी बोल रही है ठीक है, ये एक पेपर का टुकड़ा है, इसमें मैंने क्या नाम लिख दिया, डिबेंचर्स लिख दिया। कंपनी इस पे लिख देगी मैं वचन देती हूं आज से 15 साल के बाद मैं आपका पैसा आपको वापस कर दूंगी 20 लाख रुपए, ठीक है, और तब तक मैं आपको इस पे इंटरेस्ट भरती रहूंगी। ये रही कंपनी की इस पे साइन। दिस पेपर ऑफ टुकड़ा इज नोन एज डिबेंचर्स। और एक किसको दे देगी, पब्लिक को दे देगी। जो लोग इसको खरीदेंगे वो लोग क्या कहलाएंगे, डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है, डिबेंचर होल्डर। इन डिबेंचर होल्डर का ना कुछ नाम हो जाएगा, हम किसी ना किसी को नाम देंगे। जैसे मान लो ये डिबेंचर होल्डर है, तो मैंने इसको नाम दिया 9% डिबेंचर। जैसे ये डिबेंचर होल्डर, मैंने इसको नाम दिया 7% डिबेंचर। ये जो डिबेंचर, इसको मैंने नाम दिया 12% डिबेंचर। सर ये है क्या, 9%, 7%, दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आप इनको दे रहे हो। जैसे मान लो ये जो 7% डिबेंचर हैं ये रामू के हैं,
किसके हैं? रामू के हैं। तो रामू ने अगर कंपनी में 10 लाख रुपए दिए हैं और वो 15 साल के बाद आएगा, तो कंपनी रामू को 15 साल के बाद आफ्टर 15 इयर्स कितने रुपए देगी? उसके 10 लाख वापस करेगी, मगर हर साल एवरी ईयर 15 साल तक, यानी एक साल पहले ईयर कंपनी उसको 2 बार इंटरेस्ट देगी, एक 6 महीने का, एक 6 महीने का, फिर अगले साल सेकेंड ईयर फिर 6 महीने का इंटरेस्ट, फिर 6 महीने का इंटरेस्ट। यानी रामू कंपनी में हर 6 महीने बाद आएगा, अपना इंटरेस्ट कलेक्ट करेगा और चला जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट जो कितनी थी उसकी, 10 लाख, वो उसको 15 साल के बाद दी जाएगी। ये कहानी समझ में आई? पब्लिक क्यों उस पे इंटरेस्ट करती है, पब्लिक क्यों उस पे पैसा इन्वेस्ट करती है? बिकॉज दिस कंपनीज ऑफर द हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट एज कंपेयर टू द बैंक्स। आप बैंक में 10-15 लाख रुपए रख रहे हो, 50 करोड़ रुपए रख रहे हो, कितना ही इंटरेस्ट मिल जाएगा उस पर। वो है ट्रेडिशनल थिंकिंग, बिकॉज पीपल सेव्स, पीपल को लगता है वो सेफेस्ट सोर्स ऑफ इनकम है ना। ये समझ में आया? ये पहला डिफरेंस है डिबेंचर का। डिबेंचर का मतलब समझ में आया? ठीक है। यानी अभी जरा माइंड से एक और डिफरेंस समझते हैं। सर अभी हम लोग शेयर चैप्टर पढ़ के आए हैं, अभी आप डिबेंचर पढ़ा रहे हो, तो शेयर्स और डिबेंचर में फर्क क्या है? माइनर सा डिफरेंस है। शेयर्स और डिबेंचर में फर्क क्या है बेटा? जो कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वो शेयर होल्डर कहलाते हैं, ये डिबेंचर होल्डर कहलाते हैं। ये कंपनी में शेयर्स खरीद रहे हैं बिकॉज इनको क्या मिलने वाला है? डिविडेंड मिलने वाला है। डिविडेंड कुछ नहीं सर, पार्ट ऑफ प्रॉफिट है। जो भी प्रॉफिट होगा उसका जो हिस्सा इनके पास है उनको दिया जाएगा। इनको कोई डिविडेंड नहीं मिलने वाला, इनको क्या मिलेगा? फिक्स्ड इंटरेस्ट। अगर 10 लाख रुपए लगाए हैं और 10 लाख का 10% मान लो 1 लाख होता है, तो हर साल इनको कितना मिलने वाला है? 1 लाख साल में 2 बार मिलेगा, यानी 6 महीने बाद 50,000, 6 महीने बाद 50,000 इजी इनको डिविडेंड मिलेगा, जो कि फ्लक्चुएटिंग है। अगर कंपनी का प्रॉफिट 1 करोड़ हुआ और 1% का कोई शेयर होल्डर है तो उसको 1 करोड़ का 1 लाख मिलेगा, 1%। कंपनी का प्रॉफिट 100 करोड़ हुआ, 1% 1 करोड़ दिया जाएगा। तो उसका प्रॉफिट, इसका डिविडेंड बढ़ता घटता रहता है, डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट। अगर लॉस हुआ, इसको लॉस भरना भी पड़ेगा अपनी जेब से, इसको नहीं भरना पड़ेगा, इसको देना ही पड़ेगा। अगर कल के दिन कंपनी वाइंड अप होती है, क्या होती है? वाइंड अप मतलब सर डिसॉल्व होती है। चैप्टर पढ़ के आए हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कंपनी बंद होने की नौबत पे आती है, सबसे पहले किसको पे किया जाएगा? सबसे पहले। उसके बाद अगर पैसा बच गया तो शेयर होल्डर को दिया जाएगा। शेयर होल्डर वाले कंपनी के असली ओनर होते हैं, मालिक होते हैं। ये मालिक नहीं होते, दे आर कॉल्ड क्रेडिटर्स, दे आर दी लायबिलिटी फॉर द कंपनी। ये चीज समझ में आई? माइनर सा डिफरेंस, ठीक है। एक बेसिक सी चीज समझ लो, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो आप शेयर चैप्टर पढ़ के आए हो, एंट्रीज वही रहेंगी, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, सिर्फ नाम चेंज होगा। जहां जहां पे आप शेयर्स लगा रहे थे वहां वहां पे आप क्या लगा दोगे? ठीक है, सॉरी, उसके इंटरेस्ट के साथ। जैसे हर डिबेंचर का एक नाम होता है, जैसे हमने कहा रामू, बबलू, श्यामू 3 लोग हैं, तीनों का नाम होगा। 7% डिबेंचर्स, 8% डिबेंचर्स, 9% डिबेंचर्स। तो आप सिर्फ डिबेंचर नहीं लगाओगे, उनके नाम के साथ लिखोगे। जैसे एंट्री है, जैसे सर एंट्री है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो यहाँ पे आप शेयर्स का नाम हटा के, क्योंकि अभी आपने कहा सिर्फ शेयर्स की जगह पे क्या लिख देंगे? डिबेंचर। तो शेयर्स का नाम हटा के क्या लिख दो? बस 7% डिबेंचर्स, एप्लीकेशन अकाउंट। एंट्री वही रहेगी, शेयर्स की जगह पे डिबेंचर उसके नाम के साथ, वो क्वेश्चन में गिवन होगा। पहली चीज, जहां जहां पे आप क्या लिख रहे थे? शेयर कैपिटल लगा रहे थे, वहां वहां पे क्या लिख दोगे? 7% डिबेंचर्स अकाउंट। तो सर फर्क क्या हो गया दोनों में? बेटा ये कॉल की एंट्री, जैसे इसके आगे एप्लीकेशन लग सकता है, अलॉटमेंट लग सकता है, फर्स्ट कॉल लग सकता है, सेकंड कॉल लग सकता है। गेटिंग मी और नॉट? विल टेक अ सिंपल सा केस इसको समझने के लिए। जैसे सर एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर आप पास करते थे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल
अकाउंट। एंट्री तो आप यही वाली पास करते थे, जहां जहां पे शेयर्स लिखा हुआ है उसको हटा दो, वहां पे सर क्या लिख देंगे 7% डिबेंचर्स अकाउंट। डिपेंड अपॉन कि कितना परसेंट का नाम दे रखा है, जरूरी नहीं कि 7% ही लिख दो। अगर क्वेश्चन कह रहा है 8% डिबेंचर है तो आप 8% लिखोगे, जहां जहां पे शेयर कैपिटल था वहां पे क्या लिख दो 7% डिबेंचर्स अकाउंट। इजी, यानी सर आप शेयर्स की जगह पे डिबेंचर और शेयर कैपिटल की जगह पर 7% डिबेंचर करके नाम से लिखोगे। इतना समझ में आया? तो पहले जो एंट्रीज का कॉन्सेप्ट था एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, वो तो सेम रहने वाला है। आपने 8 एंट्रीज पढ़ी थी ना स्टार्टिंग में कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, फिर शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जहां जहां शेयर्स का नाम आ रहा है वहां वहां ये लिख देना, जहां जहां शेयर कैपिटल आ रहा है वहां वहां ये लिख देना। सिंपल। इसको उतारो। आज का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश कंसिडरेशन। ठीक है, ये समझ में आ गया? लेट्स स्टार्ट दी टुडेज टॉपिक। शेयर्स चैप्टर में हमने सेम चीज पढ़ी थी, दैट इज द हेडिंग इज सर इशू ऑफ यहां पे क्या है, इशू ऑफ डिबेंचर्स। सर हम डिबेंचर्स को इशू कर रहे हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन कैश कंसिडरेशन। आपने सामान खरीदा और सामान के बदले दुकानदार बोल रहा है पैसा लाओ, हमने कहा पैसा तो है नहीं, हम आपको डिबेंचर्स इशू कर देते हैं, है ना, बदले में इंटरेस्ट देंगे, आप हमारी कंपनी के डिबेंचर होल्डर बन जाओगे। इफ ही एग्रीज आप डिबेंचर इशू कर दो। इजी। लेट्स टेक अ क्वेश्चन। मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन भेजा है, ओपन अप करो। ठीक है, द क्वेश्चन इज अ कंपनी परचेज एसेट्स ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ ₹9,90,000। कंपनी ने 9,90,000 रुपए का सामान खरीदा फ्रॉम अनदर कंपनी, दूसरी कंपनी सामान खरीदा। इट वॉज एग्री दैट द परचेज कंसिडरेशन, हु विल टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परचेज कंसिडरेशन? इसका मतलब बताओ। जितने में सामान खरीदा हुआ है ना, सब कुछ काट कूट के सामान कितने का पड़ा, सामान कितने का पड़ रहा है इस वाले केस में? सर हमें कितने रुपए देने हैं? 9,90,000। तो इस वाले केस में हमारा परचेज कंसिडरेशन क्या है? 9,90,000। ठीक है, तो कंपनी ने एक मशीन खरीदी है 9,90,000 की फ्रॉम अनदर कंपनी। ये एग्री हुआ कि परचेज कंसिडरेशन के बदले हम लोग क्या पे कर रहे हैं, 11% डिबेंचर इशू करेंगे। एक डिबेंचर कितने का है? 100 रुपए का। एज्यूम दैट द डिबेंचर हैव बीन इशूड एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो सबसे पहली एंट्री, क्योंकि सामान खरीदा है हमने, सामान क्या खरीदा है क्वेश्चन में स्पेसिफिकली नहीं बताया कि हमने मशीन खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, फर्नीचर, कुछ नहीं खरीदा, कुछ बताया ही नहीं, बट हमने खरीदा है। तो एंट्री हो जाएगी हमने क्या खरीदा? सन्ड्री एसेट्स। क्या खरीदे? हमारे पास एसेट्स आ रहे हैं, किसकी वजह से, किस कंपनी से खरीदा है उसका नाम भी नहीं दे रखा, तो हम क्या मान के चलेंगे उसे? सर वो हमारा वेंडर है। क्या है? वेंडर मतलब दुकानदार। टू वेंडर पास करोगे आप। ठीक है, इजी। सामान खरीदा फ्रॉम वेंडर, कितने का खरीदा? 9,90,000। सर यहाँ पे एक और चीज डिफरेंट है, क्योंकि आपने तो बताया था जब भी हम शेयर्स को इशू करते हैं हम सिर्फ पार में इशू करते हैं और प्रीमियम में इशू करते हैं, हम शेयर्स को डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते। बट आप डिबेंचर वाले केस में डिबेंचर्स को पार, प्रीमियम और डिस्काउंट तीनों में इशू कर सकते हो। लेट्स टेक द पहला वाला केस। आप किसको पैसा दे रहे हो? वेंडर को। अभी इस वाले केस में वेंडर का नाम नहीं दे रखा, अगर दे रखा होता एबीसी लिमिटेड, बबलू की बीवी, कुछ भी होता, यहाँ पे नाम लिख देते। हम क्या दे रहे हैं उनको? डिबेंचर्स। तो कितने % डिबेंचर्स हैं? 11%। यही रहेगा एंट्री। तरीका वही है इसको निकालने का। बीइंग इतने डिबेंचर इशूड, कितने डिबेंचर इशूड अभी निकालते हैं। इतने डिबेंचर इशूड एट द रेट ₹100 ईच एट पार। पहला केस पार का है ना। मुझे बताओ हमें कितने रुपए देने थे? सर हमें 9,90,000 रुपए देने थे। एक डिबेंचर 100 रुपए का है। जब 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में इशू करो तो पार कहलाता है। कितने डिबेंचर दे रखे होंगे? 9,900 डिबेंचर दे रखे हैं, पैसे तो उतने ही गए होंगे। ये समझ में आया?
है ना। तो आप ये एंट्री पास करके क्या दिखा रहे हो, इसके तो नंबर मिलने वाले, नंबर मिलने वाले हैं इस वाली चीज के, डिबेंचर कितने दिए। ये तो क्वेश्चन बोल ही रहा है हमने सामान 9,90,000 का खरीदा था, आपने क्या इसमें बता दिया एंट्री पास करके। क्वेश्चन में मार्क्स मिलेंगे इस नरेशन के। गेटिंग मी और नॉट। ये था पार का कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट सर क्या होता अगर 100 रुपए में ना देके हमने कम में दे रखा होता। सेकंड केस इज when issued at premium, everyone knows vendors account debit, everyone knows second वाला प्रीमियम का केस है ना, to 11% डिबेंचर्स है ना, क्योंकि प्रीमियम कहाँ आता है हमेशा, क्रेडिट साइड, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इस वाले क्वेश्चन में प्रीमियम कितने का है बच्चों, 10% का प्रीमियम है। 100 रुपए का 10% निकालो कितना आएगा, 10 रुपए। सर 9,90,000 रुपए देने थे, एक डिबेंचर कितने का है 110, प्रीमियम मतलब बढ़ा के बेच रहे हो, इसको काटा इससे, ये आएगा 11 9 99,000 9,000। नेशन लिख देंगे बीइंग कितने डिबेंचर इशूड, 9,000 डिबेंचर्स issued at the rate rupees 110 each, including rupees 10 as premium। हमने प्रीमियम पे किया, इतना समझ में आया। इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर, 9,000 डिबेंचर इशू कर रहे हैं, प्रीमियम कितने का था 10 रुपए का, 11% डिबेंचर्स कितने के हो जाएंगे 100 रुपए के, और वेंडर को कितना पे किया होगा 110। इजी, इसको सॉल्व करो, ये आएगा कितना, ये हो जाएगा 90,000, ये हो जाएगा 9 लाख, और पूरा कितना गया 9,90,000। कुछ समझ में आया। मार्क्स किस पे मिलने वाले हैं, इस पे, कितना आपने इशू किया। इसकी फोटो क्लिक कर लो ताकि हम थर्ड केस पढ़ सकें, डिस्काउंट वाला, इसी में जल्दी से करो। ठीक है, नाउ ये तो सर हो गया पार का कॉन्सेप्ट, ये प्रीमियम का कॉन्सेप्ट। क्या होगा अगर हमने डिस्काउंट में खरीदा होता, डिस्काउंट की एंट्री बताइए, थर्ड एंट्री है ना सर, एंट्री वही रहती वेंडर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट पे किया है तो डिस्काउंट डेबिट में आएगा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 11%। आपको याद होगा शेयर्स वाले चैप्टर में हम लोग यहाँ पे क्या लिखते थे, टू शेयर कैपिटल, यहाँ पे ये कर रहे हैं सर, रुपए तो 9,90,000 ही पे करने हैं। एक डिबेंचर हम कितने का उसको डिस्काउंट दे रहे हैं 10% का, यानी 100 रुपए का 10%, 10 रुपए यानी 90 रुपए का। 0 से 0 गया, ये 91000। सो नरेशन हो जाएगी बीइंग, हमने कितने डिबेंचर इशू किए 11,000 डिबेंचर्स, DEBENTURES डिबेंचर्स इशूड एट द रेट रुपीज 90 ईच, है ना, 90 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10 रुपीज ईच। ये चीज समझ में आई सबको, ठीक है सर, सॉल्व करते हैं। क्योंकि सर डिस्काउंट वाला जो था वो कितने का था 10 रुपए का, वेंडर को कितने रुपए गए होंगे 90 रुपए, और डिबेंचर पे कितना हो जाएगा 100 रुपए। वेरी गुड, ये हो जाएगा कितना 1 लाख 11 लाख। दिस बिकम्स 11 लाख, ठीक है, एंड दिस बिकम्स ऊपर वाला 9 1 9 9 1 9 यानी 9,90,000, और ये कितना हो गया डिस्काउंट 1,10,000। 1 लाख। वेरी गुड। मार्क्स किस पे मिलने वाले हैं, कितने डिबेंचर आपने इशू करे, ये चीज समझ में आई। तो इसको बोलते हैं आप सामान खरीदने गए, सामान के बदले आपने क्या इशू किया, डिबेंचर इशू किया, पार पे किया, प्रीमियम पे किया, डिस्काउंट पे किया, किस पे किया, तीनों केस हो सकते हैं। ये समझ में आया। एक कॉन्सेप्ट और है, सेकंड क्वेश्चन जो मैंने व्हाट्सएप किया उसको खोलो, पहले इसकी फोटो क्लिक करो जल्दी से। एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, बेटा नंबर ऑफ डिबेंचर्स कम है मगर रेट ज्यादा है। डिस्काउंट पे करो तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स ज्यादा हो जाएंगे, भले रेट कम होगा, इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। ये चीज समझ में आई मेरा उपदेश। सेकंड वाला क्वेश्चन ओपन कीजिए। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पढ़ो जो सेकंड क्वेश्चन विनायक,
Blueprint Limited purchase building worth rupees 1 lakh. ठीक है, तो ब्लूप्रिंट लिमिटेड नाम से कंपनी है जिसने क्या खरीदी है? बिल्डिंग खरीदी है, मशीन खरीदी है, फर्नीचर खरीदा है। किससे खरीदा है? XYZ लिमिटेड। क्या क्या खरीदा पहले ये बताओ। नंबर 1 बिल्डिंग खरीदा, बिल्डिंग आ रही है हमारे पास, अकाउंट डेबिट। और क्या खरीदा? मशीनरी, अकाउंट डेबिट। और क्या खरीदा? फर्नीचर, अकाउंट डेबिट। ये 3 चीज खरीदी। आगे लिखा है किससे खरीदी है? टू XYZ लिमिटेड एंड टुक ओवर इट्स लायबिलिटीज ऑफ 20,000 फॉर द परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश फॉर 3,15,000। है ना। अब मुझे बताओ, हमने जो सब सारी चीजें खरीदी, साथ में कुछ क्या आई हमारे पास? लायबिलिटीज भी आई। Running business. लायबिलिटीज कितने की है? 20,000। ठीक है। ये कितने का था? बिल्डिंग कितने की थी? 1,50,000 फिर 1,40,000 फिर 10,000 पहले इसका मतलब समझते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, आप किसी का रनिंग बिजनेस खरीद रहे हो, कोई बिजनेस चल रहा है, आपने पूरा बिजनेस खरीद लिया, बिजनेस बंद नहीं हुआ है, बिजनेस खरीद लिया, है ना। तो जब किसी का बिजनेस खरीदोगे तो कुछ एसेट्स आपके पास आएंगे, तो कुछ लायबिलिटीज भी आएंगी, है ना। जैसे मान लो आप इस कोचिंग के मालिक बन जाओ, मैं अपनी कोचिंग आपको बेच दूं, है ना। तो आप आओगे, जो यहाँ की चेयर्स है, एसी है, फर्नीचर है, जो भी लगा हुआ है, वो तो आपके लिए एसेट्स हो गया, बिल्डिंग वगैरह। बट साथ साथ आपको बाद में पता चला कि इस बंदे ने तो कोचिंग के नाम पे बैंक से लोन मांगा हुआ था, अब वो लोन मैं क्यों चुकाऊं? कोचिंग किसकी है भाई? आपकी, आप चुकाओगे ना। जब आप सामान खरीद रहे हो, कुछ लायबिलिटीज भी आएंगी। आपने एक सामान किससे खरीदा था? XYZ कंपनी। XYZ को कितना पे करना है? दैट इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। कितना पे करना है? क्वेश्चन में दे रखा है 3,15,000। मगर सर यहाँ पे एक चीज की दिक्कत हो गई, जब मैं इस साइड को जोड़ रहा हूं 1 लाख 2 लाख, ये आ रहा है सर ऐड करने में कितना? 3,90,000 3,90,000। और सर ये आ रहा है ऐड करने पे 3,35,000। सर हम जर्नल का स्टार्टिंग से रूल पढ़ते आए हैं, जर्नल का स्टार्टिंग से रूल पढ़ते क्या हुआ? ऊपर 3 लगाया गया। ऊपर 3 लाख आ रहा है जोड़ने पे। ठीक है, ठीक है। तो ऊपर 3 लाख आ रहा है जोड़ने पे और यहाँ पे आ रहा है 3,35,000। हम जर्नल का रूल स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं सर, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड तो इक्वल आनी चाहिए। यहाँ हमने सारी चीजें पास कर दी, सामान खरीदा इतना, लायबिलिटी आई इतना, पे किया इतना, तो मैच क्यों नहीं कर रहा? मैच क्यों नहीं कर रहा? अगर क्वेश्चन में जर्नल पे मैच नहीं होगा, नॉट इन दिस डिबेंचर चैप्टर, इन द शेयर चैप्टर्स ऑल्सो मैच नहीं होगा, तो हम मैच करवाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगी? एक्स्ट्रा एंट्री हम जान पूछ के डालेंगे, क्योंकि सर यहाँ पे कितना कम पड़ रहा है? 35,000। कितना कम पड़ रहा है? इसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। क्या बोलते हैं? आप कक्षा 11वीं से पढ़ते आ रहे हो ये चीज। जब अकाउंट्स में कुछ चीजें मैच नहीं करती, हम मैच करवाते हैं। हम ट्रायल बैलेंस पढ़ते थे, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता था तो सस्पेंस अकाउंट डाल देते थे, पर मैच करवाना पड़ता है। वैसे ही अगर यहाँ पे मैचअप नहीं होगा, आप डेबिट में क्या लिख दोगे? गुडविल अकाउंट। अपने आप लिखोगे जानबूझ के बैलेंसिंग फिगर। सर क्या होता अगर 3,35,000 यहाँ नहीं यहाँ आता और यहाँ मैच नहीं करता? तो यहाँ लिखते हम लोग टू कैपिटल रिजर्व। क्या लिखते? टू कैपिटल रिजर्व। इसको बोलते हम लोग बैलेंसिंग फिगर। क्या लिखते? बैलेंसिंग फिगर। सर अगर डेबिट साइड मैच नहीं करेगी तो गुडविल लिख देंगे, क्रेडिट साइड मैच नहीं करेगी तो कैपिटल रिजर्व लिख देंगे। वी कॉल्ड इट बैलेंसिंग फिगर। वेरी गुड। अब ये तो हो गई कहानी, ठीक है, ये तो हो गई कहानी। अब हमें पढ़ना है कि कंपनी को किसको कितना पे करना है। सर कंपनी ने जिससे सामान खरीदा 3,15,000 रुपए, इसको देने होंगे ना। कैसे दे रही है कंपनी? आगे लिखा हुआ था कि इसको कैसे पे कर रही है कंपनी? बाय इशूइंग 12% डिबेंचर्स एट 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। लास्ट लाइन देखो, कंपनी उसको कितने डिबेंचर्स दे रही है? 100 रुपए का एक डिबेंचर, मगर प्रीमियम पे दे रही है। किसको दे रही है? पे किसको कर रही है? XYZ लिमिटेड को दे रही है। डेबिट, ठीक है। टू कितने परसेंट डिबेंचर्स? 12%। है ना, डिबेंचर्स हमेशा नाम के साथ आते हैं। टू 12% डिबेंचर्स अकाउंट, और क्योंकि सर प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है सर, हमें पता है हमें कितने रुपए देने थे?
2 3 3,15,000 रुपए देने थे। एक डिबेंचर कितने का था? 100 रुपए का। 100 रुपए पे हम 5% का प्रीमियम लगा रहे हैं। 5% यानी प्रीमियम 105 रुपए। सॉल्व दिस वन आउट, जल्दी से बताओ कितना आएगा। अरे 3 से जाएगा ना ये। 100 तिया 300, 5 तिया 15, 0 0 0। कंपनी ने कितने डिबेंचर इशू किए हैं? 3,000 3,000 डिबेंचर्स issued at the rate rupees 105 each, including प्रीमियम ऑफ rupees 5 as premium। ठीक है, अमाउंट कैसे निकालेंगे? हमेशा अगर प्रीमियम वाला कॉन्सेप्ट हो या डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट हो, पहले प्रीमियम और डिस्काउंट की एंट्री को पुट करो। जैसे सर 3,000 डिबेंचर दिए, प्रीमियम कितने का था? 5 और इसके नेक्स्ट वाले को पुट करो जो भी हमारे क्रेडिट साइड में है, ये कितने का था? और जोड़ के पूरा कितना आया ऊपर? 105। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, वो इसकी अमाउंट होगी। 3 5 जा 15,000 रुपए का प्रीमियम हो गया। 3 इंटू ये कितना हो गया? 3 लाख रुपए का ये हो गया। और पूरे रुपए कितने गए? 3,15,000। इस पूरे क्वेश्चन में नंबर किस पे मिलने वाले हैं? बैलेंसिंग फिगर हो इस पे। कहानी समझ में आई? तो इशू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन कैश कंसिडरेशन के एग्जाम में 2 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। एक, जहां पे सामान खरीदा, पैसे दिए, मैच नहीं कर रही है साइड, मैच करवाओ। डेबिट में गुडविल डाल दो, क्रेडिट में कैपिटल रिजर्व डाल दो। उसके बाद जितने हमको पैसे तो क्योंकि हम पैसे तो पेमेंट कर नहीं रहे हैं, वी आर गिविंग दी डिबेंचर्स, हम डिबेंचर्स दे देंगे ईदर एट पार, प्रीमियम या डिस्काउंट। ये चीज समझ में आई? तो ये था पहला केस। सेकंड केस हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कल? सर शेयर्स की तरह जैसे हमने एंट्रीज पढ़ी थी 8 एंट्रीज, वो पढ़ाइए, वो हम कल पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोस।